हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th के सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 8 यानी सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक जो है क्रैश कोर्स में बच्चों अभी तक आप लोग जो है नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जो है क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी समय बचा हुआ है इन बचे हुए समय में आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए, अच्छे से पूरा कर लीजिए। पूरा सिलेबस जो है आप लोगों को कवर करवा चुके हैं। और साथ ही बच्चों अब जो है आपका 1 फरवरी से जो है आपका पीवाईक्यू सारा मॉडल पेपर सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, वो भी आपका बिल्कुल जो है यूट्यूब पर। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, दम जो है आपको चैनल पर सब्सक्राइब करके रखना है और तैयारी आप लोगों को अच्छे से करना है, पूरा ईमानदारी से करना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आप हमारे स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का आकार जो होता है वह क्या होता है, भू आभास होता है, यानी कि कुछ जो है अंडाकार होता है। अंडाकार हम कह सकते हैं, अंडाकार यानी जो अंडा होता है ना जी, उसी प्रकार से होता है। पूर्णतः गोलाकार नहीं होता है, बेलनाकार तो होगा नहीं, चिपटा तो होगा नहीं। तो याद रखिएगा भू आभास, भू आभास ऑप्शन नंबर जो है भूभास हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, भू आभ, भू आभ लिखा है ना, तो ये अंडाकार ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य जो है स्रोत होता है सौर ताप, यानी सौर ऊर्जा कह सकते हैं, है ना, सूर्य का ताप। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम जो है अंश किस रूप में आता है। तो अधिकतम अंश जो है किस रूप में आता है बच्चों, याद रखिएगा लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि पार्थिव विकिरण होता है। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, पार्थिव विकिरण क्या होता है बच्चों, फटाफट से बताइएगा। पार्थिव विकिरण क्या होता है, पहला है दीर्घ तरंग, दूसरा है लघु तरंग, तीसरा है मध्य तरंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर हो जाएगा पार्थिव विकिरण जो होता है वो दीर्घ तरंगधारी होता है, दीर्घ तरंगधारी। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, इस गति को क्या कहते हैं। बचाओ, अरे भैया एकदम में आप, बहुत आसान सवाल है। देखिए कह रहा है पृथ्वी जो है इस दूरी पर है, जैसे हम ग्लोब देखते हैं ना जी, इस दूरी पर वह पूरी तरह से घूम रही है और सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य जो है चारों ओर, मतलब पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर जो है इस प्रकार से जो है घूर्णन करती है, इस प्रकार से घूर्णन कर रही है। तो कहता है जो परिक्रमा लगाती है ना, तो इस गति को क्या कहा जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा इस गति को जो है ना परिक्रमा कहते हैं या परिक्रमण कह सकते हैं ना, याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा, परिक्रमण। परिक्रमा कह सकते हैं या जो है परिक्रमण कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि सूर्य के चारों ओर और परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है, इस स्थिति को किस नाम से जानते हैं। तो इस स्थिति को हम लोग जो है अपसर यार अपसौर के नाम से जानते हैं ना, अपसौर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी परिक्रमण के दौरान सूर्य से सबसे अधिक दूर पर किस तिथि को स्थित होती है। तो बच्चों याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। याद रखिए 4 जुलाई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया, पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर जो है किस तिथि को होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, याद रखिएगा 3 जनवरी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा उष्णकटिबंधीय में कितना है। याद रखिए बच्चों, धरातल पर जो है प्राप्त सूर्य का जो तापमान है या जो सूर्य का जो ताप है उसकी मात्रा जो है उष्णकटिबंधन में कितना है। तो उष्णकटिबंधन में कितना है बच्चों, याद रखिएगा 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी अपने जो है समकोणीय स्थिति में कितने डिग्री के झुकाव पर है। कितने डिग्री के झुकाव पर है बच्चों, फटाफट से बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया पृथ्वी का अक्ष
सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो याद रखिए बच्चों, इसका सही आंसर होगा 66.5 डिग्री, यानी कह सकते हैं 66.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी के किस स्थान पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं? भैया लॉजिक वाला सवाल पूछ रहा है भैया, इतना आसान सा सवाल अगर एग्जाम में देता है तो भैया तो आप छोड़ोगे नहीं, हमें लग रहा है आप इसको पूर्णतः रूप से बना लोगे। सवाल कह रहा है कि पृथ्वी के किस स्थान पर दिन और रात जो है सबसे बड़े होते हैं? तो याद रखिएगा ध्रुवों पर जो है सबसे बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस अक्षांश पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? सीधी पड़ती है किस रेखा पर पड़ती है ये पूछा गया है। किस अक्षांश पर 21 जून को, याद रखिएगा बच्चों 21 जून को जो है सूर्य की किरणें जो है किस अक्षांश यानी 21 रेखा पर जो है सीधी पड़ती है। इसको नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा कर्क रेखा इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, है ना। ध्रुव तो होगा नहीं, मकर रेखा नहीं होगा, विषुवत वृत्त ये तो नहीं होगा, विषुवत जो है वृत्त पर ये नहीं होगा। तो भैया इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा पर। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस अक्षांश पर 22 दिसंबर को दोपहर को सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, याद रखिएगा मकर रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर जो है सीधी पड़ती है? याद रखिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, याद रखिएगा विषुवत वृत्त पर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि 21 जून को सूर्य जब उत्तरी चरम बिंदु पर होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जो है किस नाम से जाना जाता है बच्चों? याद रखिए इसका उसे जो है उत्तरी अयनांत, याद रखिए उत्तरी अयनांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 जो है इकाइयों में से वायुमंडल के द्वारा कितनी इकाइयां जो है अवशोषित की जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। 35 इकाइयां, 51 इकाइयां, 17 इकाइयां या 14 इकाइयां? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 14 इकाइयां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से किस शहर में जो है दिन ज्यादा लंबा होता है? तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम में क्या है बच्चों, इस वहां पे दिन जो है काफी लंबा होता है ना, बड़ा होता है ना, और भी राज्य के कंपेयर में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर जो है 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो बच्चों याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 21 जून को दोपहर पर जो है किरणें यानी सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वर्ष में सबसे उष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य तापमान का अंतर क्या कहलाता है? तो अंतर क्या कहलाता है बच्चों, याद रखेंगे अंतर जो है वार्षिक जो है तपांतर कहलाता है। याद रखिएगा वार्षिक तपांतर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जनवरी में समताप रेखाएं अटलांटिक महासागर के उत्तर और यूरेशिया महाद्वीपों के किस ओर जो है विचलित हो जाती है? तो किस ओर विचलित हो जाती है बच्चों, याद रखिएगा दक्षिण की ओर जो है विचलित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? मकर रेखा पर लंबवत होता है तो याद रखिएगा 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है सौर विकिरण की जो है 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में जो है परिवर्तित हो जाती है, और इसमें कितनी इकाइयां बादलों के ऊपर छोर से परिवर्तित होते हैं? ये भाई पहले भी हम बता चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 इकाइयां। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण
पिंड बन जाता है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पार्थिव विकिरण। इस प्रक्रिया क्या कहेंगे? पार्थिव विकिरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि पार्थिव विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इससे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों याद रखिएगा, यह गर्म हो जाता है। ये गर्म वायुमंडल क्या होता है? गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन कौन सी गैस आती है? तो कौन कौन सी गैस आती है बच्चों? याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सौर विकिरण का पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? तो देखिए सवाल क्या बच्चों कि सौर विकिरण का पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में जो है परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे बच्चों हम लोग कहेंगे एम्बिलिडो। याद रखिएगा क्या कहेंगे बच्चों? देखिए इसको ना अच्छे से आप लोग जो है ना तैयार कर लेना, अच्छे से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। इसको देखिए कॉपी में आप लोग उतारते जाइए, ठीक है ना? कॉपी में आप लोग उतार लेना और एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगला सवाल देखिए बच्चों 28 नंबर दिया गया कि पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल के अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली पार्थिव विकिरण का इकाई कहलाता है या कितना है ना? तो कितना है? 35 इकाई, 65 इकाई, 100 इकाई या 19 इकाई? भैया तो आप लोगों को याद रख लेना है, पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल के अंतरिक्ष के वापस लौटने वाली पार्थिव जो विकिरण है उसकी जो इकाई कितनी है बच्चों? उसकी इकाई जो होती है 65 इकाइयां। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हुआ, सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयों में से पृथ्वी के धरातल द्वारा कितनी इकाइयां जो है अवशोषित की जाती है? तो याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 51 इकाइयां क्या करती है? ये पृथ्वी जो है धरातल द्वारा अवशोषित किया जाता है ना? अवशोषित किया जाता है। कितनी इकाइयां? 51 इकाइयां। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन मुख्य रूप से किन दो जो है प्रक्रियाओं द्वारा होता है? बताइएगा फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सौर विकिरण तथा पार्थिव विकिरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है तापमान मापने का यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तापमान मापने वाला यंत्र को किस नाम से हम लोग कहते हैं बच्चों? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया, कह रहा है कि क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कितनी ऊंचाई पर घट जाता है? कितनी ऊंचाई पर घटता? अभी हम तुरंत बताए बच्चों 156 मीटर की ऊंचाई पर यह तापमान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है किसी स्थान का अक्षांश जितना उच्च होगा सूर्य की किरणें की नति जो है कौन उतना ही कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों याद रखिए कम हो जाएगा, कम होगा। सूर्य की किरणों की नति कौन क्या होगा बच्चों? कम होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि किसी क्षेत्र में सूर्य की जो है तिरछी किरणें अधिक क्षेत्र पर जो है पड़ने के कारण ऊर्जा विकिरण बड़े क्षेत्र पर होता है, अतः उस प्रति इकाई क्षेत्र की ऊर्जा प्राप्ति, तो क्षेत्र की ऊर्जा की प्राप्ति क्या हो जाएगा? कम होगा। तो क्या बच्चों क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा कहां है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, परिकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का ह्रास क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का ह्रास जो है वो अधिक होगा। ऊर्जा का ह्रास क्या होगा बच्चों? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल लिखे दिया गया है निम्नलिखित अक्षांशों में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, अतः सूर्यताप की प्राप्ति क्या होगी? तो सूर्य की ताप की प्राप्ति हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा कम होगा नहीं, बराबर होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अतः सूर्यताप की प्राप्ति क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला
अगला सवाल देखिए दिया गया है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ऐसा वायुमंडल की किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसलिए देखिए ये वाला हम पहले भी हम बता चुके हैं, एकदम बच्चा वाला सवाल है, हम क्लास 10 में भी पढ़े थे, 9th में भी पढ़े हैं, आप 8 में भी पढ़े होंगे, है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, आकाश जो है नीले रंग की दिखाई देने लगता है। तो ऐसा जो है वायुमंडल जो कि किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो जो ऐसा होता है इसमें क्या होता है बच्चों, प्रकाश का परिकिरण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि सबसे अधिक जो है सूर्यातप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर जो है प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, क्योंकि बच्चों यहां पर जो है याद रखिएगा मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। मेघाच्छादन क्या होता है, बहुत ही कम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी क्षेत्र के लंबे समय अवधि में मौसमी दशाओं के औसत को क्या कहते हैं। मौसमी दशाओं के औसत को क्या कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा उसे जो है जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा के प्रवाह क्या कहलाते हैं। तो ऊर्जा के प्रवाह जो है उसे चालन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी के गर्म होने से संपर्क में आई निचली वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों संवहन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं होता है, दोनों पिंडों के संपर्क नहीं टूट जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा इनमें से दोनों। ऑप्शन नंबर ए सी, यानी कि ए और बी दोनों याद रखिएगा, दोनों पिंडों का तापमान एक समान होना चाहिए और दोनों पिंडों का जो है संपर्क जो है टूटना नहीं चाहिए, है ना। चलिए ये ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि वह रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं समताप रेखा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि जनवरी से जुलाई महीने के बीच सर्वाधिक जो है तपांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा यूरेशिया महाद्वीप क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए अगला सवाल देखिए कह रहा है बच्चों कि सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का जो है तपांतर किस अक्षांशों के बीच जो है पाया जाता है। तो किस अक्षांशों के बीच पाया जाता है बच्चों, याद रखिएगा 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे बच्चों कहा जाएगा सामान्य ह्रास दर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए बच्चों आपका 47वां नंबर कहता है कि सर्वाधिक तापमान जो है कम अंकित किया जाता है। तो कहां पर, तो याद रखिएगा अपराह्न 2 बजे से 4 बजे के बीच। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है सूर्य के पृष्ठ का तापमान कितना है। तो बच्चों मैंने पहले बताया था 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के पृष्ठ का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से बच्चों उतार लीजिएगा, एकदम तैयार कर लीजिए एग्जाम से पहले, है ना। एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।